अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम आपका वॉइस ऑफ चैनल नॉवेल्स पर वेलकम करते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ताजस और फोर्स मैरिज बेस्ड स्टोरी पर लव स्टोरी है शरारत अस नबीला अजीज़ के एक शॉर्ट नॉवल लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक क्लास में वॉच कीजिएगा। शरारत, राइटर नबीला अजीज़। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन का पुरश्त्याग नज़रों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया। और जहाँ इसकी बात पर इसकी माँ छटकी, वहीं दुल्हन की भी नज़रें अपने हाथों पर ठहरी। शफाफ गुलाबी हथेलियाँ वीरान और बेरौनक। इस औरत से कोई जवाब ना बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया। लेकिन इसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी। कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नाइमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को इसके बेडरूम में छोड़ आओ, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। वो समझ गई, इसलिए फौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको ऊपर बेडरूम में छोड़ आऊं। नाइमा ने इसका बाजू थामते हुए सहारा दिया। वो भी इस माहौल से जल्द से जल्द निकलना चाहती थी, इसलिए खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। नाइमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बना खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नाइमा ने तायाजाद भाई को शरारत से देखा। आम दुल्हन तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम में ही जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने यकदम इसको देखा। इसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो बेइंतहा बेनियाजी से आंखें फेर गया। जाइए, वो कहकर साइड हो गया। नाइमा दुल्हन को ऊपर ले गई, फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंके की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झुंझुला सा गया। ठिठक गई। अंदर किसी के अरमान सजे थे और इन अरमानों पर वो कदम रखने जा रही थी, गोया रोने जा रही थी। इसके कदम मन मन भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम नहीं रखना चाहती थी। जब किसी जिंदगी में ही कदम रख लिया था तो फिर दहलीज क्या मायने रखती थी। नाइमा उसे बेड पर बिठाकर चली गई और उसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था। दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया गया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब इसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसान को रुखसत करने के बाद वो रूम की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ियों तय करता अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठटक कर रुक गया। दुल्हन के साथ साथ कमरे का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे जमीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गए गुलदान टूटकर फूलों समेत जमीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीजें औंधी पड़ी थी। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक एक कदम कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे कोई चीज मिला के रह गई। इससे कदम पीछे उठाया, देखा वो दुल्हन का सोने का गलोबंद था जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने झुककर गलाबंद उठाया। इसके कुछ मोती गिर टूट के गिर गए। सुबह उठते साथ रिकॉर्डिंग करें, मुझे नींद आ रही है। सॉरी अगर वॉइस वगैरह कुछ इस टाइप लग रही हो तो। इसने वो गलाबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर औंधी लेटी थी, चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टे सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आया। रबी, इसकी भारी आवाज बासानी उसके कानों तक पहुंची थी। रबी, इसने दोबारा आवाज दी, मगर वो टस से मस ना हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, इसकी नजर दुल्हन के कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था, दूधिया रंगत सिल्वर रंग को मानित कर रही थी। इसने बामुश्किल अपनी नजर चुराई। हेलो, सो गई? इसने उसका हाथ बढ़ाकर बाजू हिलाया। इसके लम्ब से एकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोज बक, इसने उंगली उठाकर कहा। क्यों? क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा। नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूं, समझे तुम?
वो एकदम चिल्ला उठी, तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सजा भुगत रही हूँ अपने किए की सजा, वो चबा कर कहने लगी। मैं रोज उसे सरता पैर देखकर रह गया। रोई रोई सुर्ख आंखें, मीठा मीठा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कटिंग सिल्की बाल और बिना दुपट्टे के उजागर होती रिनाइयां नजर हट नहीं रही थी। तुम्हारे लिए सजा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता करदा वो एक खास नेमत हो तुम। उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके गाल को छुआ। वो इसके अंदाज पर भड़क उठी। कहा है ना मुझे हाथ मत लगाना। हाथ पीछे हटाओ, इसने सख्त लहजे में कहा। महरोज के हाथ इसकी कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझको मैं आज की रात पीछे हट जाऊं। बल्कि जो कल की रात गुजरी थी ना, वो भी खुदा जानता है, इसने कहते हुए इसे जोर से भेज लिया। मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगा, वो फनकार कर कहती हुई इस पर झपट पड़ी। वो उसे अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश कर रही थी और वो अपने बचाव के लिए इसके हाथ रोक रहा था, लेकिन जैसे ही रबी के नाखूनों ने इसकी गर्दन पर खराश डाली, वो अपना गुस्सा कंट्रोल न कर सकर एकदम इसका हाथ उठ गया। वो उसके भारी हाथ से थप्पड़ खाकर पीछे की तरफ गिर पड़ी थी। बस बहुत हो गया, तुम्हारा तमाशा, हर चीज की हद होती है, अपनी हद में रहना सीखो। वो पहली बार यूं गुस्से से धाड़ा। तुम मुझे हद बता रहे हो? हद तुमने पार की है। वो थप्पड़ की तकलीफ भूलकर फिर सीधी हो खड़ी हुई। मुझे हद पार करने का रास्ता तुमने दिखाया था, वो जोर देकर बोला। मैंने तो एक शरारत की थी, वो रूहान सी हुई। लेकिन मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं कल भी संजीदा था, आज भी हूँ। तुम किसी भी कोर्ट में चली जाओ, मेरा कसूर कहीं भी साबित नहीं होगा, उसने चबा कर कहा। अच्छा, ये नॉवेल जो है मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, बट इसकी स्टोरी जो है मेरे माइंड में रह गई। और अभी जब मैं आप लोगों के लिए इसको एडिट कर रही थी पीडीएफ में, तो तब मुझे पता चला कि ये एक काफ़ी पुराना, आई थिंक सो 2012 में आया था, ये एक डाइजेस्ट नॉवेल है। और उसकी स्टोरी पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगेगी, आप लोग भी लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक भी किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तुम इतने बेकसूर भी नहीं हो, वो चीखी। मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूँ, उसने कंधे उचकाए। तुम पछताओगे अपने फैसले पर। फिलहाल तो पछताने का वक्त तुम्हारा है। वो फिर पुरसुकून हो चुका था। सैयद महरोज बख्त, तुमने खसारे का सौदा किया है। तुम्हें क्या पता, सबसे ज्यादा फायदा मुझे ही हासिल हुआ है, तुम्हारी सूरत में। वो इसके सरापे को मुस्कुराती नजरों से देखता रहा। खुशफहमी है तुम्हारी, वो नफरत से बोली। ये तो बात की बात है ना कि कौन खुश फहम है और कौन गलत फहम। पहले तो तुम ये बताओ, चेंज करोगी या लाइट ऑफ कर दूं? इसकी लहजे और नजरों का मफहूम अनजान होकर भी समझ गई थी, और इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसका खून खौल उठा था। तुम कहना क्या चाहते हो जो तुम समझ चुकी हो? वो कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो बदक कर पीछे हटी। मैं हंगामा मचा दूंगी अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो, इसने धमकी दी। मिसेस रबी मेरोज बख्त, ये आपकी भूल है कि मैं आपकी धमकियों में आकर आपको छोड़ दूंगा और अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ। मैं अपनी जिद पूरी करना जानता हूँ और बेहतर है आप मेरे साथ सीधी तरह पेश आएं, वरना मुझे उल्टा आने में भी वक्त नहीं लगता। ये तो आज आप देख चुकी हैं। वो उसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। एक मर्द से मुकाबला करना उसके लिए बेबस था, बस से बाहर हो गया था। इसकी सारी जद्दोजहद नाकाम हो गई थी। वो बेबसी से तड़प तड़प कर रोने लगी, मगर मेरोज पर इसके आंसुओं से सिसकियों का भी कोई असर नहीं। ये तो जालिम बन रहा है। अब चाहे वो तड़पती या बिलकती, उसे परवाह नहीं थी, बकौल इसके इसने अपना हक वसूल किया था। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी, मगर वो बेहिस बनी बैठी थी और कोई जवाब नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई। इस बार दस्तक मुतवातर होने लगी थी। तभी बेसुध हुए सोए महरोज की नींद का सिलसिला भी टूट गया। इसने चौंक कर आगे पीछे देखा। वो दोनों पांव सोफे पर चढ़ाए घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी और उसे देख रही थी।
महरोज बेटा दरवाज़ा खोलो। बाहर आरफा बेगम की परेशान आवाज़ आई। वो यकदम उठ बैठा। बेड के दूसरे कोने पर रखी अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए वो कमरे में बिखरी चीज़ों से बचता हुआ दरवाजे तक आया और बालों में हाथ फेरते हुए दरवाज़ा खोल दिया। गुड मॉर्निंग मॉम, उसने हमेशा की तरह कहा। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? कब से दरवाज़ा बजा रही, उन्हें परेशानी हुई? जी सब खैरियत है, मैं सो रहा था इसलिए नहीं पता चला। इसने परेशानी कम करनी चाहिए। वो रबी, रबी कैसी है? आरिफा बेगम ने ठहर कर पूछा। अंदर आकर देख लें कैसी है, इसने दरवाजे से हटते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? वो बाहर से ही अंदर का हाल देख चुकी थी। कि सफाई कर दे, इसने सर झटक कर कहा। और नाश्ता? नहीं, नाश्ता मैं नीचे आकर ही करूँगा। और दुल्हन, उसका नाश्ता आप ऊपर भेज दें। वो अकेली नाश्ता करेगी, फिलहाल तो अकेली भी कर ले तो बहुत है। आरफा बेगम बात समझ गई थी। ठीक है, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ, वो कहकर पलट गई और अंदर गया था। इतनी सहमी हुई क्यों बैठी हो? भूख की वजह से, थकन की वजह से या नींद की वजह से? वहां उस सोफे पर इसके बराबर आ बैठा, लेकिन इसने फिर भी सर नहीं उठाया। ओके यार, ना बोलो, तुम्हारी मर्जी, आज का दिन तुम्हारा है। वो कहता हुआ उसके बालों को छेड़ता उठ खड़ा हुआ और वहां वॉशरूम चला गया। मुलाजमा कमरे में आकर सफाई करने लगी और अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। बेगम साहिबा, आप बेड पर बैठ जाए, मैं सोफे को भी साफ कर देती हूँ। सोफे पर फूलों की पत्तियां बिखरी थी, लेकिन इसका पारा हाई हो गया। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं आग लगा कर जला दूंगी सब कुछ। वो मुलाजमा पर चलाने लगी, इतने में वॉशरूम से बाहर निकल आया। बेचारी मुलाजमा का क्या कसूर? तुम जाओ, ये काम बाद में कर लेना, इसने मुलाजमा को नरमी से जाने का कहा। वो सर हिलाकर चली गई, अलबत्ता वो बाकी सारी सफाई कर चुकी थी। पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हूँ, तुमने मुझे पागल कर दिया। वो काट खाने को दौड़ रही थी। बस सिर्फ 2 दिन में ही, इसने उसे छेड़ते हुए कहा। और वो बेबसी के इस मकाम पर आ गई कि बार बार आंसू आ रहे थे। तुमने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया महरोज बक, तुम मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। वो रोते हुए कह रही थी। मुझे अपनी तरफ माइल तुमने किया था, क्योंकि मुझे अपनी झलक दिखाई। क्यों रागिब किया मुझे? वो उसे दोनों कांधों से पकड़े झंझोड़ते हुए बोला। मुझे क्या पता था तुम इतने कमज़ोर नियत हो? कोई जुबान ही नहीं। मर्द की नियत कमज़ोर नहीं होती, उससे औरत कमज़ोर बनाती है, तुम्हारी तरह झलक दिखाकर, अदा दिखाकर। तुमने अगर उस रात वो सब ना किया होता तो तुम्हारी जगह कोई और होती और मैं रोज बक की बीवी बनने पर फख्र कर रही होती। जो किया उसे चुपचाप भुगतो, अपनी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर मत डालो। तुम्हारे इस फवेला से कुछ नहीं होगा। गलती कर भी गलती करके भी ना मानना एक और गलती है तुम्हारी। वो झटके से छोड़कर पीछे हटा। और अगर अपनी गलती भुगतो तो तुम्हें भी अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी, वो चीखी। मैं तुम्हारी सजाओं के लिए तैयार हूँ जी जान से। वो शीशे के सामने खड़ा बाल रगड़ने लगा और वो नफरत से रुक मोड़ गई। मुलाजमा उसका नाश्ता भी ले आई थी, मगर उसने वापस भेज दिया। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अपनी मॉम का नंबर डायल कर रही थी, मगर मुसलसल ऑफ जा रहा था। और परेशानी की बात यह थी कि मॉम के साथ डैड का भी नंबर ऑफ था। तंग आकर लैंडलाइन नंबर डायल किया। हेलो। कॉल रिसीव करने वाली मुलाजमा थी। रजिया, मैं रबी बात कर रही हूँ, मॉम से कहो मैं बात करना चाहती हूँ, इसने बेकरारी से कहा। सॉरी बीबी जी, बेगम साहिबा ने कहा है वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मुलाजमा ने कहा। लेकिन रजिया, तुम उनसे कहना कि सिर्फ एक बार। इसने कुछ कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। और फ़ोन इसकी मॉम ने बंद किया था, वो दूर बैठी भी समझ गई थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? आरिफा बेगम की नज़र लाबी पर बैठी अपनी बहू पर पड़ी। खैरियत तो है? किसका फ़ोन आया था? नहीं, फ़ोन के करीब बैठे से देखते हुए कहा। तो फिर कॉल की थी? जी। किसको? अपनी मॉम डैड को। अच्छा, बात हुई? उनसे क्या कहते हैं? आरिफा बेगम को सुनकर खुशी हुई। कहते हैं मुझसे बात नहीं करनी, उन्होंने भी मुझे धिक्कार दिया। आरिफा बेगम की खुशी मानद पड़ गई। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे माँ बाप है, तुमसे नाराज नहीं रह सकते। सब बस वक्ती गुस्सा है, जब गुस्सा उतर गया तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आएगा, उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए कहा। डैड का गुस्सा वक्ती हो सकता है, मगर मॉम का नहीं, वो अपने भाई से कम नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए उनके दिल में नरम गोशा हमेशा रहेगा। अगर नरम गोशा होता तो वो कल मेरी जिंदगी के फैसले पर यूं चुप रहकर मामू के साथ ना देती। वो बदगुमान थी, लेकिन बेटा बात असूल की सच्चाई की थी। तुम्हारी मॉम लियाज भाई के साथ ना देती तो वो लोग झूठे पड़ जाते।
ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जहां नौबत सूरज सच्चाई तक चली गई? एक ज़रा सी बात को सबने इशू बना दिया। मेरे हंसी मजाक को मेरे गले का तोप बना दिया। बस बेटा, सब किस्मत की बात है। अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीखो। और अच्छा तो आप और आपके बेटे ने भी नहीं किया। उसको तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया। नफ़रत है मुझे उससे और ख़ुद से। कहकर कम खड़ी हो गई। अंदर ब्यूटिशियन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ब्यूटिशियन, आज शाम तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है। मैं नहीं चाहूँगी ना तैयार हो रही हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। एक गलती तुमसे पहले हुई है, अब कर रही हो। कल हजारों लोगों ने बातें की, सरगोशियां की, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया। क्या तुम फिर चाहती हो लोग बातें बनाएं, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर सरगोशी करें? आरफा बेगम कहकर चली गई थी। वो कितनी ही देर सोचती, फिर कदम हले तो कमरे की तरफ जहां ब्यूटिशियन इसका इंतजार कर रही थी। जब वो तैयार होकर नीचे उतरी तो आरफा बेगम के कदम थम गए थे। मल्टी शेड लहंगे में इसकी दूधिया रंगत और चमक गई थी, और ऊपर से इसके तीखे नैन नक्श इसकी खूबसूरती को दो आतिशा कर रहे थे। मॉम, और कितनी देर डैड दोबारा फ़ोन कर चुके? मैं रोज़ बेध्यानी में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसे देख महबूत रह गया। चलो, देर हो रही है, उन्होंने चौंकाया। लेकिन मैरिज हॉल पहुंचने तक इसकी नज़र इस पर टिकी रही। यही तो झलक थी जो वो पागल हो गया था, और वो आज इसके हमरा थी। भाभी के घर वाले नहीं आए? हिसान ने महरोज से सवाल किया। नहीं, महरोज ने जवाब दिया। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन यार उन्हें ख्याल करना चाहिए था, इकलौती औलाद है उनकी। भाभी, इस तरह ताल्लुक तोड़ना हैरत की बात है। हिसान ने रबी के अकेलापन नोट करते हुए कहा। उनकी बेटी है, उनकी मर्जी, महरोज ने लापरवाही से कहा। कसूरवार तो तू भी, सजा सिर्फ भाभी को भी मिल रही है। तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते टूट गए और तुम ठाठ से एंजॉय कर रहे हो। ओ यार, बस बस, अपने ऊंचे आदर्श अपने तक रख। उसने सुन लिया तो हंगामा मचा देगी वो। पहले ही अपना कोई अहम निवा ढूंढ रही है। सूफी लिहाज से फिर कोई राब्ता हुआ? नहीं यार, लेकिन कोशिश करूँ सब ठीक हो जाए। माजी, रबी उठकर शावर ले लो, मैंने नाश्ता बना दिया। इतनी जल्दी? हाँ, लियाज भाई आ रहे हैं मिलने। क्या? मगर क्यों? शायद किसी जमात के साथ आए थे, आज वापस इस्लामाबाद जा रहे थे तो मिलकर जाएंगे। सिर्फ मिलकर जाएंगे या लेक्चर भी देकर जाएंगे? बस कर दो रबी, जल्दी तैयार होकर आओ। वो नीचे आई। सकीना बेगम जज्बस हुई। अब क्या हुआ? रबी ने कहा। कोई और कपड़े नहीं थे पहनने के लिए? उन्होंने जीन्स पर वाइट टॉप को नागवारी से देखा। मेरे सारे कपड़े ऐसे ही हैं मॉम। अलियास भाई को पसंद नहीं है ऐसे लिबास। वो पहली बार तो मुझे इन कपड़ों में नहीं देख रहे, कई बार देख चुके। और मॉम, मैं अपने घर में हूँ। बेगम साहिबा सूफी साहिबा आए हैं, मुलाजमा ने बताया। तुम भी नाश्ता करके जल्दी आना, मैं जा रही हूँ, वो कहकर ड्राइंग रूम की तरफ गई। खतीजा भाभी और बच्चे कैसे हैं? सकीना ने कहा। सब ठीक। तुम्हें सलाम दिया है, इलियास ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिन हो गए, मिले भी नहीं इनसे। फातिमा तुम्हें और अभी को बहुत याद करती है, तो फ़ोन पर बात कर लिया करे वो हमसे। नहीं सकीना, फ़ोन के राब्ते को मैं ठीक नहीं समझता, तो हम कर लिया करेंगे। इतना ज़रूरी भी? इस्लामाबाद आती हो तो तुम्हारी बात हो ही जाती है। उन्होंने फ़ोन की बात टाली। रबी बेटी कहाँ है? नाश्ता कर रही है इस वक्त? हाँ, यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी तो संडे को देर से उठती है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, रबी ने आते ही कहा, लेकिन इसके लिबास को देख उनके चेहरे की नागवारी उतरी। फातिमा कैसी है? ठीक है। कभी लाहौर लाए ना उसे? वो घर से बाहर नहीं निकलती। क्यों? वो आज़ाद नहीं घूमती, यानी कैद है। अपना घर कैद नहीं होता। आप हमेशा के लिए एक ही जगह रखें, चाहे वो बेडरूम ही क्यों ना हो। कैद ही होती है। वो भी इनकी भांजी थी रबी, सकीना ने कहा। सॉरी, वो उठ खड़ी हुई। मॉम, मैं बाहर जाती हूँ, लंच भी बाहर करूँगी फारिया वालों के साथ। वो खुदा हाफिज करती बाहर चली गई, और इलियास साहब देखते रह गए। तुम्हें पता है कहाँ गई है? इलियास ने कहा। वो जहाँ भी गई हो, हमें यकीन है अपनी बेटी पर, अहमद साहब ने कहा। चलो, दुआ है अल्लाह भरोसा सलामत रखे। वो दूसरी गुफ्तगू करने लगे। आरफा खैरियत और परेशान लग रही थी। खतीजा बेगम ने कहा। परेशान तो हूँ महरोज की तरफ से। क्यों, सब ठीक तो है? क्या हुआ? खतीजा ने अपनी
दोस्त आरिफा से पूछा। महरोज और इसका चच्चा साथ भाई एहतिशाम साथ अमेरिका गए थे। अब सुनने को आया है एहतिशाम ने शादी कर ली वहाँ। तुम क्यों हलकान हो रही हो? मैं सोच रही हूँ अगर एहतिशाम कर सकता है तो महरोज भी कर सकता है। हमारा इकलौता और आखिरी सहारा है, अमेरिका का होकर रह गया था। तो तुम इसकी मंगनी या शादी करके भेजती। हाँ, ये गलती हो गई मुझसे। ये काम अब भी हो जाएगा, बुलवा लो और शादी कर दो। क्या वाकई? और घर आकर उन्होंने मेरोज को कॉल मिलाई। यस मॉम, क्या बात है? मेरोज ने कहा, तुमसे एक बात करनी थी। कहीं सुन रहा हूँ मॉम, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी? हाँ तो कर ले, इजाज़त क्यों ले रही हैं? आप मेरी माँ हैं, जहाँ चाहें कर दें, बस शादी से पहले कदे तस्वीर दिखा देना। उन्होंने खुश होते हुए दुआ दी और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ मसला हल हुआ? खदीजा ने पूछा। बस लड़की की तलाश है, को पढ़ी लिखी और नेक मिल जाए। मैं कोई तेज तरार बहू अफोर्ड नहीं कर सकती। आरफा बेगम ने अपनी पसंद बताई। अम्मी वो कुछ औरतें आई हैं, फातिमा की धीमी आवाज आई और आरफी की नजर इस पर ठहरी। दुपट्टे में लिपटा इसका चेहरा पुरनूर लग रहा था। उन्होंने घर जाकर मेरोज से जिक्र छेड़ा। फातिमा का उससे क्या इतराज होगा? इसकी रजामंदी पर ही इसने खतीजा से फातिमा का हाथ मांगा और खतीजा ने अलियास से बात की। लड़की का नाम फातिमा है, उन्होंने बेटे को इतला दी। कैसी है? बहुत प्यारी। तो वो प्यारी भी मुझे दिखा दें। ऐसा मुमकिन नहीं, सूफी अलियास साहब को पसंद नहीं। ये वो सब कहते हैं लड़का लड़की शादी के बाद ही एक दूसरे को देखें तो बेहतर है, ताकि उनके पास फरार का कोई रास्ता ना हो। उसने खफगी से कहा। लेकिन मॉम, तस्वीर में क्या हर्ज है? मैं इतनी दूर बैठा हूँ, पता तो हो किससे शादी हो रही है, कैसी है, मेरे साथ कैसी लगेगी। और आपको किसने कहा कि सूफी साहब की बेटी से मेरी शादी कर दें? बस चुप रहो, बहुत प्यारी है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अच्छी लगेगी तुम्हारे साथ। आरफा बेगम ने उसे चुप करवाया और मंगनी की तैयारियों में लग गई। मंगनी के फौरन बाद शादी तय कर दी। बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मंगनी भी कर ली। रवि ने फातिमा को फोन खड़काया और इसकी बातों पर हंस दी। बस सब जल्दी हो गया। नाम क्या है मौसूफ का? सैयद महरोज बख्त। नाम तो बड़ा पावरफुल है, खुद कैसा है मुझे क्या पता। क्या मतलब, बिना देखे ही? जानती तो हो अब्बा को नहीं, उन्हें देखना दिखाना पसंद नहीं। उफ यार, तुम्हारे अब्बा का तो कुछ भी नहीं पसंद। खैर, मैं तो जिससे शादी करूंगी 2-3 मीटिंग्स रखूंगी उसके साथ शादी से पहले। पता तो चले कैसा है, कौन है, शादी कब से है। शादी कब है? जब वो आएंगे। हैं, उन्होंने भी आना है? रबी, पूरी बात तो सुन लो। फातिमा ने कहा। रबी हर्ष दी, कहाँ से आना है? अमेरिका से। व्हाट? वो लड़का अमेरिका में रहकर मुलानी से शादी कर रहा है? उसने तुम्हें देखा है? नहीं। फिर भी शादी कर रहा है? हैरत है। क्यों, क्या पहले शादी नहीं हुई इसकी ऐसे किसी से? हुई है ना, तुम्हारी अम्मी अब्बू की। अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती मामू को तो गले में फंदा डालकर मर जाती। फातिमा ना चाहते हुए भी हंस दी। शादी में कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो यार मामू रहेंगे घर में या मैं? तुम सुकून से भी तो रह सकती हो। नहीं, मेरे नेचर में सुकून और मामू पाबंदियों के मालिक। ये मत करो, वो मत कर, पहनो, रोक टोक। इसने वजह बताई और फातिमा चुप हो गई। आ जाओगी इतने दिन पहले कि तुम बोर हो जाओगी। मैं इंतज़ार करूंगी। अल्लाह हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हाल शादी का हंगामा सर्द हुआ तो हर तरफ खामोशी और सन्नाटे छा गए। मेरोज अपने बाबा के साथ ऑफिस में मसरूफ़ हो गया और वो अपने बेडरूम की होकर रह गई। 2-3 बार आरिफा ने कहा घूमने का, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। इससे सुकून नहीं मिलता था, ज़मीर पर बोझ था और इस बोझ के हाथों मजबूर आज फिर फ़ोन के करीब चली आई। लेकिन फ़ोन डेड था। पूरा दिन घर में जगराते हुए गुजारा। आरफा बेगम कहीं बाहर गई हुई थी। शाम 5 बजे मेहरोज घर आया तो वो लॉन में नजर आई और गाड़ी से उतरकर उसी की तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया, मगर वो खामोश रही। जवाब में सलामती भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराजगी कि सलाम का जवाब भी नहीं दे बंदा। तुम पर सलामती भेजूं? वो जहरखंड लहजे में बोली। तुम्हारा शौहर हूं, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शौहर तुम्हारे जैसा घटिया और कमीना होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो जिसने सोचा था उसका शौहर नहीं बना। उसने शरारत से कहा और वो संजीदगी से उसे देखने लगी। अपना मोबाइल तो इसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत? मैं फ़ोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो गुस्से से भड़की। कोई फ़ायदा नहीं, मैंने आज अलियास साहब को कॉल की थी, वो इस मौसू पर बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। महरोज ने सेल उसे दे दिया। वो फ़ोन लेकर कमरे में आ गई और सूफी अलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खतीजा थी। वालेकुम अस्सलाम उमानी जान, मैं रबी फातिमा से बात करनी है।
दूसरी तरफ से यकदम फ़ोन काट दिया गया। इसकी आंखों में आंसू भर आए। इसकी नज़र हाथ में पड़े फ़ोन पर पड़ी। यही वो मनहूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गई है। इसने गुस्से से कहते हुए पूरी ताकत से फ़ोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फ़ोन कई हिस्सों में भरा पड़ा था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूजिक की आवाज़ आई। सूफी सोहम सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर आए और धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें छोटी इन तीनों की छोटी बेटियां और रवि शामिल थीं। वो अब्बा जान, फातिमा से छोटी रुकैया से कुछ बोला ही नहीं गया। बेशरम, बेहया, जरा शर्म नहीं आई बेहुदा हरकत करते हुए। इन्होंने अपनी तीनों बेटियों को थप्पड़ झड़ दिए। वो मामू, कल मेहंदी का फंक्शन। रवि ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम चुप रहो। इन्होंने रवि को चुप करवा दिया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू, जहाँ से लाई हो वहीं फेंक कर आओ। हमारे घर में जगह नहीं ऐसी चीज़ों की। वो हुक्म देकर निकल गए और तीनों आंसू लिए बैठ गई। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रवि को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे, फातिमा जो इस घर से जा रही हैं। हमें पता नहीं कितनी और सज़ा काटनी है। रुकैया ने दिल की भड़ास निकाली। कोई बात नहीं, हम कुछ करते हैं। रवि ने कहा। रहने दो, फिर आ जाएंगे। रुकैया ने कहा। बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ है। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने कहा। सोने के लिए। रवि ने कहा। मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वैसे भी हम तुम हमें छोड़ जाओगी। क्यों ना हम ही तुम्हें छोड़ दे। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। कल तो वैसे भी वो सोने तुम्हें नहीं देंगे। रवि ने छेड़ा। रवि। फातिमा हंस दी। ओके, मैं जा रही हूँ रुकैया के बेडरूम में, वो कहती हुई निकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरी और किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया। वो वापस जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने ही वाली थी कि पास रखा लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर इसने फ़ोन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, इसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो, मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा इलियास से। रबी बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन? क्यों बात करनी है? आप हैं कौन? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ, आप बस बात करवा दें। सूझी रबी के दिमाग में तो कहीं मैं भी फातिमा ही हूँ, तो कहें मैं फातिमा ही हूँ। मैं सैयद महरोज बख्त बात कर रहा हूँ। इसने नाम बताकर इसे उछलने पर मजबूर कर दिया। आपने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? मैं आपसे बात करना चाहता था। काफ़ी दिन से सोच रहा था मगर मौका नहीं मिला। आज सोचा बात करके ही सोना है। लेकिन आपसे सारी बातें कल जो करनी है, तो आज कौन सा ख़ास बात करने के लिए फ़ोन किया है? इसके सवाल पर वो बेसाख्ता कहकर लगाकर हंसा। जो कल बातें करनी है, आज इनके लिए तमहीद बांधना चाहता हूँ। कैसी तमहीद? इसने शरारत से पूछा। वजाहत करूँगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आजकल शर्म के जरासीम दुनिया से मर गए हैं, मगर मैंने सुना है आपके अंदर जिंदा है। आपका सुना गलत भी तो हो सकता है। आपका गलत भी कहा गलत भी तो हो सकता है। मुझे मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? जानने का मौका तो दें, फिर देखिएगा। कल जान लीजिएगा, अभी वक्त नहीं। खुदा हाफिज़। प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा, मेरी बात सुने, इसने जल्दी से कहा। वो फ़ोन रखते रखते ठहर गई। जी कहिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ कहना है। वो ठिठक गई। रात इस पहर इसने कॉल की। वो भी रबी थी, जिसका शरारती जहन इसे उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रहा था। तो ठीक है, आप मेरे सेल फ़ोन पर कॉल कर लें। रात इस वक्त मामू जान, मेरा मतलब अब्बा जान आ जाए, मेरे सेल पर कॉल करें। आप इनको फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं है। वो बात करते करते फिसली, फिर खुद ही संभल गई। नंबर बताए। वो तैयार हो गया। इसने नंबर दे दिया। इसकी शरारत उरूज पर थी। ठीक है, मैं करता हूँ, इसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं इंतज़ार करूँगी। वो शरारत से मुस्कुराई और तेज़ी से सीढ़ी चढ़कर रुकैया के बेडरूम में गई। ये तो कल पता चलेगा महरोज साहब के आपके साथ क्या हुआ है। वो सेल फ़ोन पर वाइब्रेशन को देखते हुए मुस्कुराई, जहाँ महरोज की कॉल आ रही थी। हेलो जी जनाब, क्या कर रही हैं? देखें, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। कैसे सो जाएं? हमारी नींदें ही उड़ गई कल के इंतज़ार में। बस बस, आप अपनी लिमिट में रहकर बात करें। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, यही बहुत है। इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन क्या आप मेरी एक और ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं? ख्वाहिश? मैं आपको देखना चाहता हूँ, बस एक झलक। आज की रात ख्वाहिश पूरी करने की नहीं, ख्वाहिश सजाने की रात है। वो अदा से बोली। तो ख्वाहिश को सजाना तो चाहता हूँ आपकी एक झलक से। ख्वाहिश किसी को देखने से नहीं, बल्कि इंतज़ार से सजती है। वो शेर सुना है ना? मैं तुझको ढूंढने उफ़क़ के पार भी गया,
तो मिल गया, तो तुझसे मिलने का इंतज़ार भी गया। वो दिलचस्पी से बोली। महरूज चुप हो गया। बेहतर है आप कल पर ख्वाहिशें छोड़ दें और सो जाएं, कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। ब्यूटिशियन से टाइम ले लिया तुम लोगों ने? रवि ने पूछा। नहीं, फातिमा ने कहा। तो तुम्हें तैयार कौन करेगा? तुम। अरे नहीं, मुझे बस लिपस्टिक और ब्लश ऑन के सिवा कुछ नहीं आता। ये तुम्हारे इतने लंबे बाल कौन समेटेगा? तुम तुम लोगों के आसपास कोई अच्छा पार्लर है? हाँ, ये राइट साइड पर गली में है, रॉयल ब्यूटी पार्लर। अच्छा है। ओके, मैं जाकर टाइम ले लेती हूँ। वो आ तो जाएगी ना? मगर अब्बा? वो कुछ नहीं कहेंगे, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। इसने फातिमा को तसल्ली दी और बाहर जाने लगी। रबी रुको, ये चादर ले लो जब तक यहाँ हो। ये तो करना ही होगा, फातिमा ने कहा। फातिमा प्लीज़। रबी प्लीज़। और फातिमा की खातिर से इसे इतनी बड़ी चादर ओढ़नी पड़ी। खदीजा बेगम ने इसे बाहर जाते देख रसीद थमा दी। और निजी ओरिजिनल ज्वेलर्स पर फातिमा का डायमंड सेट है। उठा लाना मार्केट में शॉप है। इसने रसीद पर्स में रख ली। हाल तुम अगर सोच रही हो कि सब जल्दी ठीक हो जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं, महरोज ने कहा। वो इसकी तरफ पुश्त किए लेटी थी, आंखों पर बाजू रखे सोने की एक्टिंग कर रही थी, पर वो अच्छी तरह जानता था। वो मुदम लैंप की रोशनी में बैकग्राउंड से टेक लगाए इसकी पुश्त को घूर रहा था। अभी तुम्हारी कोई कोई बात असर नहीं करेगी। सही वक्त पर सब ठीक हो जाएगा। बस सब्र करो और इंतज़ार करो। मुझे यकीन है तुम्हारे मॉम डैड के गुस्से में कमी आ जाएगी। वो इसे हौसला दे रहा था। मेरी बीवी बनना तुम्हारी किस्मत में लिखा था और ना मैं शादी रोज़ तक तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। शादी के रोज़ तक तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था। फेस टू फेस कभी देखा तक नहीं था, मगर हम सफ़र बन गए। शायद यही किस्मत है। वो खामोश थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसने हाथ बढ़ाकर उंगलियां इसके बारे में फंसाई, मगर वो बेहिसो हरकत पड़ी रही। तुम ठीक हो, मैं भी गलत हूँ, लेकिन यार मेरी बचपन से आदत है, जो मुझे पसंद आ जाए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जिद का पक्का हूँ और तुम्हारे मामले में भी ऐसा ही हूँ। इंसानों और चीज़ों में फ़र्क होता है। तुमने सिर्फ अपना सोचा, मेरे जज्बात का सोचते एक बार इस लड़की मेरे जज्बात का ना सोचते, एक बार इस लड़की का सोच लेते जो मायूं में बैठी थी। अब शादी ना होने पर लोग कितनी बातें बनाएंगे। मुझे अपनी गलती का एतराफ़ है, लेकिन तुम्हें अपना मान चुका था, छोड़ नहीं सकता था। महरोज इसके बिखरे हुलिये से नज़रें चुरा गया था। कितने दिन हो गए थे वो इसके होशरुबा हुस्न से नज़रें चुरा रहा था। शादी के रोज़ से अब तक इसने दोबारा इसे छुआ भी नहीं था। आज फिर इसकी लापरवाही से बेईमान कर रही थी। जाल तो तुम फेंकती हो, बंदा किसी और तरफ देखने के काबिल ही नहीं रहता। वह उसके सरापे को देखते हुए बोला। रवि इसकी नज़रों के ताक़ुब में अपना हुलिया देख सटपटा गई और फ़ौरन दुपट्टा ढूंढने लगी। अब क्या फ़ायदा? वो मुस्कुराया। वो गुस्ताखी पर आमादा था। इसने बचने की कोशिश की, मगर बच न सकी। इसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई और वो गुस्ताखी का इर्तिकाब कर बैठा। इसकी बात का मफहूम घूम फिर कर वही आया जहाँ लाना चाहता था। वो आज फिर इसे काबू कर चुका था। वो सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम नहीं। इसकी गिरफ्त मजबूत थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर इसका चेहरा भी फिर सूजा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी। इसकी आंखें सूज गई थी। इसकी किन अखियों से इसे देखा, फिर खिसकने में मसरूफ़ हो गया। वो जानता था कि इसकी नज़र पड़ी तो तब जाएगी। आजकल राबिया बेटी की क्या मसरूफियात हैं? फिरोज़ वक्त महरोज के डेट ने पूछा। वो चाय में चम्मच हिलाती रुकी। मेरा दिल खुश करना। वो सरगोशी कर गया। इसने कहरबाज नज़रों से देखा। इसका नाम राबिया नहीं है, रबी है। रबी का मतलब बहार, आरफा बेगम ने कहा। माशाल्लाह। मैं इतने दिन से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से रबी कहते हैं। नहीं, इसका नाम ही रबी है, रबी अहमद। आरफी ने पूरा नाम बताया। रबी अहमद नहीं, रबी महरोज कहो। वो हंसकर बोला। मेरे नाम के साथ रबी अहमद ही सूट करता है, वो तलखी से बोली। महरोज ने ठिठक कर इसे देखा। वो दोनों हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो उसूल की बात कर रहे हैं। शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ क्या सारे उसूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। रबी, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? महरोज अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ इसका रवैया बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपने माँ बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात करने करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इट्स ओके बेटा, वो सिर्फ बात कर रही है। फिरोज़ बख्त ने महरोज को चुप लेने का इशारा किया। बात करने का भी तरीका होता है। ये सबको अपने जैसे समझती है। नॉन सीरियस। महरोज को काफ़ी गुस्सा था। वो महरोज को नफरत से घूरते हुए उठकर चली गई और वो दोनों महरोज को समझाने लगे। वो जिन हालात से गुजर रही है, अपसेट होना जायज़ है। आप इसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि इसकी गलती है। और अगर अपसेट है तो दूसरों को क्यों कर रही हो?
बार बार इसकी गलती इसे याद करवा कर तुम इसे टॉर्चर कर रहे हो। इस तरह वो नफसियाती हो जाएगी। इससे सख्ती बरत कर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। इन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफ़ी देर इनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। जाओ, वो परेशान होगी। इन्होंने कहा, सॉरी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये चौंसले फिर कभी हो जाएंगे। वो ब्रीफ केस उठाए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। वो वॉशरूम से शावर लेकर निकली तो इसकी नज़र बेड पर रखे डब्बे पर गई। इसने डब्बा उठाया। वो मोबाइल सेट था। न्यू डब्बा पैक। इस पर लिखा था मिसेस रबी महरोज़। इसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहिबा। इसने कुछ किसी इस ये किसने भेजा है? छोटे साहब ने ऑफिस से ड्राइवर आया था देने। आप निहार रही थी। मैंने बेड पर नहा रही थी तो मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से इन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी इससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था। कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती। लेकिन वो इसकी इस इनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी। इसलिए बाहर गई। फ़ोन डायरेक्टर से इसके ऑफिस का नंबर डायल किया। इसलिए वो बाहर गई। फ़ोन डायरेक्ट इसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मसूर सी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो। खामोशी पाकर इसने दोबारा कहा। हेलो, मैं रवि अहमद बोल रही हूँ। इसने हिम्मत से कहा। ओह अच्छा, मैं समझा फातिमा इलियास बात कर रही है। इसने चोट की। फातिमा तुम जैसों से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रवि तो बात करना पसंद करती है। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती। मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो तभी आला हो तभी तो बात की थी मेरी जान। इसने मज़े से कहा। इसके तन बदन में आग लग गई। इसने गुस्से से फ़ोन क्रेडल पर रख दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फ़ोन फिर बजने लगा। इसने पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो, महरोज़ बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में एक ही कमज़र्फ़ है। मेरी कमज़र्फ़ी को तुम नहीं जानोगी तो और कौन जानेगा। मेरी कमज़र्फ़ी के सब हथियारों से वाकिफ़ हो तुम। तुमने भेजा है फ़ोन? हाँ भेजा है। क्यों, मैंने तो नहीं मांगा। लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और फ़ोन भी आजकल ज़रूरियात में शामिल है। मेरी ज़रूरतें तो और भी बहुत सी हैं। किस किस चीज़ को ज़रूरत को पूरा करोगे? इसने अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी ज़रूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूँ क्या नहीं। तो लिखो। रवि न जाने क्या सोच रही थी और वो इसे जिज करना चाहती थी। गाड़ी, ब्लैक सेलॉन। क्या ब्लैक के बजाय वाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला। नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती आई हूँ। सॉरी, यहाँ डीलर आ गए। कुछ मैं लिस्ट का काम घर आकर करता हूँ। बस इतनी जल्दी? इतनी जल्दी बस नहीं। अभी तुमने मांगा ही क्या है? कुछ ऐसा मांगो जिसे मांगने में तुम्हें मज़ा आए और मुझे देने में खुशियाँ। और हाँ, ड्राइंग रूम की ग्लास वॉल पर का पर्दा हटाकर देखो और फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहाँ ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी थी। लश्कारे मारती मालूम होता है अभी शोरूम से आई है। ये सब करके तुम मेरी नज़रों में कोई सनत नहीं पा सकते मेरोज़ बख्त। इसने नागवारी से और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने के बायस वो लेट तक सोता रहा। और वो अभी भी सो रहा था कि रबी ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने इसे बाहर जाते देखकर पूछा। मार्केट, वो कहकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर में इसकी गाड़ी फर्राटे भरती गेट से निकली। आरफा बेगम, इसके तेवरों से खतरे की बू आ रही थी। वो फ़ौरन इसके बेडरूम में की तरफ गई। महरोज़ उठो। क्या हुआ मॉम? वो ठिठक कर बैठ गया। रबी गाड़ी लेकर निकली है बाहर मार्केट का कहकर निकली है। पता नहीं कहाँ गई होगी। इसने इसका नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। रबी कॉल उठाओ। उसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। कॉल उठाओ वरना मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे। इसने फिर मैसेज किया। कहाँ जा सकती है वो खदीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो इसके पीछे गई और आरफा बेगम भी परेशान इंतज़ार करने लगी। माजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हिसान ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने। महरोज़ ने कहा। क्या शॉपिंग रह गई है जनाब की? तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं भी कहूँ कि ऐसे कौन सी शॉपिंग रह गई है? हिसान ने कहा। यही तो ख़ास शॉपिंग है, महरोज़ ने शरारत से कहा। चल तू जाकर गिफ्ट ख़रीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ। कुर्ता दिया था अम्मी ने, हिसान कहकर गाड़ी से निकल गया और महरोज़ दूसरी तरफ चल दिया। इसका रुख अनजल निजल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर, आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए?
फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? एक मिनट बताता हूँ। इसने सेल निकाल कर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की मध्यम आवाज़ आने लगी, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया था कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। इसने फिर डायल किया। इस बार इसने कॉल उठा ली। जी महरोज साहब, कहिए, क्या बेचैनी लगी हुई है आपको? वो आहिस्तगी से बोली। देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रिंग पसंद कर रहा था, तो पूछना चाहता था कि कौन सा नग अच्छा लगेगा, डायमंड, नीलम, जमरद या कोई और? नीलम, इसने मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ले रही हूँ। ओके, तो फिर नीलम। जी नीलम, वो ज़रा जोर देकर बोली और महरोज ने चौंक कर इस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? इसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में हूँ, इसने हंसकर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। महरोज हैरानी से इसे देख रहा था, जिसने स्टाइलिश सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन इससे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लू से रख जाता, कभी कहीं से चादर ढलक जाती। चेहरा छुपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और इसी का फ़ोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। इससे पहले कुछ कहते लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटका। इसकी चादर एक बार फिर ढलक गई। इसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज़ पसंद करके गए हैं? इसने सेल्समैन से पूछा। जी डायमंड लॉकेट था। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया। इसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। इसने एक बार फिर नंबर मिलाया। जी कहिए, रवि ने मुस्कुरा कर कहा। आप फातिमा ही है ना? आपको कोई शक है? इसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, इसने कहा। अगर शक है भी, कल मिट जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे, बस कल का इंतजार कर, रवि ने कहा और फोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, इस लड़की की एक झलक में ही इसे पसंद आई थी। क्या क़यामत ढूंढी है? वो दिल ही दिल में माँ को की पसंद को दाद देने लगा। अभी अभी घर में सूफी इलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसलिए गेट अभी खुला था और रबी की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीबी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाज़त नहीं। चौकीदार लपक कर इसकी तरफ आया। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला? मैं खुद अंदर आई हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो कहती अंदर चली गई। फातिमा, इसने सामने सोफे पर कुशन कवर चढ़ाती फातिमा को पुकारा। रबी, फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो। रबी रो हंसती कहती फातिमा के करीब आई। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फातिमा रुख मोड़ गई। प्लीज़ फातिमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस एक मजाक था, एक शरारत थी। बखुदा मेरी इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। न जाने कैसे मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती माफ़ कर दो फातिमा, प्लीज़। मैं तुम्हारी वही रबी हूँ जिसकी आवाज़ सुनकर तुम खुश हो जाती थी, जिससे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। आज मेरी गलती पर मुंह मत मोड़ो। मैं माफ़ी की दरख्वास्तकार हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम तो अच्छी हो। रवि कहते कहते रो पड़ी। फातिमा ने पलट कर देखा, इसके रुखसार भी भीगे थे। फातिमा, तुम अंदर आ जाओ, सूफी साहब की आवाज़ आई। रवि का चेहरा जर्द पड़ गया। फातिमा की इतनी जुर्रत नहीं थी कि हुक्म ना मानती। वो अंदर चली गई। फातिमा रुको, रवि पीछे लपकी। आगे कदम मत बढ़ाओ लड़की, तुम्हारे इस घर में दाखिला मना है, चौकीदार ने नहीं बताया? मेरा नाम लड़की नहीं रबी है, और मैं कोई गैर नहीं, आपकी भांजी हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आऊँ, तुम खुद चली जाओ, इलियास साहब ने गुस्से से कहा। जो गलती मुझसे आपकी किसी बेटी से होती, तब भी आप इसे घर से निकाल देते। अगर ऐसी हरकत मेरी बेटी करती तो इसका गला दबाकर इसे कब्र में उतार देता, या यूं सवाल जवाब नहीं करता। मतलब आप मुझे बेटी नहीं, भांजी ही समझते हैं? इससे बेहतर था आप मुझे कब्र में ही उतार देते। ऐसे नफरत की मार तो ना मारते। वो रोते हुए बोली। मेरी बेटी तुम्हारी जैसी नाजार नहीं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। इन्होंने गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाया। आराम से बात करें सूफी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची है। खदीजा मुमानी रवि के सामने आ गई। खबरदार खदीजा, मेरी 4 बेटियां हैं और इज्जत से घर में रह रही हैं। इसे कहो जहाँ से आई है वहीं चली जाए, मेरे जब्त को ना आजमाए। वो गुस्से से धाड़े। रवि, रवि, इसके उकुब से महरोज की आवाज़ उभरी। ले जाओ इसको यहाँ से, सूफी साहब ने हकारत से कहा। लेने ही आया हूँ सूफी साहब, छोड़ने नहीं आया। महरोज ने आगे बढ़कर रवि का हाथ पकड़ा। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो। कहाँ आ जा रही है? इलियास साहब ने ताना दिया। जामा मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी के अड्डे पर नहीं गई जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। ज़बान संभाल कर बात करो लड़के, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। आपकी बेटी से शादी करते तो वास्ता होता, आपकी भांजी से शादी की है तो वास्ता नहीं रहा, यही बताना चाहते हैं ना आप? इससे मैंने इज्जत से सारे ख़ानदान के सामने बाकायदा निकाह किया है, कोई भगाकर नहीं लेके गया जो सबने वास्ता ख़त्म कर दिए। इससे पहले जवाबन इलियास कुछ बोलते रबी का हाथ पकड़े इसे खींचता हुआ पलट गया। छोड़ो मुझे, फातिमा से बात करके ही जाऊंगी। इसने छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो इसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक ले गया। फ्रंट डोर खोलकर इसे अंदर धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। साथ ही ड्राइवर को फ़ोन कर दिया, इलियास साहब के घर से गाड़ी ले आओ।
तुम क्यों आए हो? वो महरोज पर भड़की। अपनी बीवी की खबर रखने, इसका ध्यान रखने। ये सब किया धरा तुम्हारा है, मेरे किए धरे का सबब तुम हो। काश मैं मर जाऊँ, तो किसे बोली। आई डोंट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। इसने इसे छेड़ा और वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोने लगी। बहुत दिन हो गए थे। रबी की इस तरफ से खामोशी थी, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा दिन घर में गुजार देती। महरोज इसकी ये रूखी फीकी रूटीन नोट कर चुका था। आज इसका इरादा कहीं बाहर इसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में इसका चच्चा एहसाम का फ़ोन आ गया था, जो इन्हें अपने घर पर डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। महरोज ने हामी भर दी। ओके बेटा, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना, गांव का रास्ता ख़राब है। इन्होंने ताकीद करके फ़ोन बंद कर दिया। इस वक्त 4 बज रहे थे और ऑफिस से सीधा घर आया। आरफा ने जल्दी आता देख वजह पूछी। आज हमने गांव जाना है, एहसान चचा के घर डिनर पर। इसने आरफा बेगम को बताया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो जब कमरे में आया तो वो रॉकिंग चेयर पर झूलती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम। तुम ठीक हो? वो सोफे पर बैठते हुए बोला। मुझे क्या हो रहा है, बड़ी सख्त जान हूँ। मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो जानता था इसे साथ ले जाना किसी चोटी को सर करने के बराबर होगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं रोज चौंका। मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। वो शिकस्तगी से बोली। क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डॉक्टर के पास ले चलूँ? वो उठकर करीब आया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि कहीं ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे मेरे अपनों की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हूँ। तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। महरोज ने इसका हाथ पकड़ के इसे खड़ा किया और वो न जाने किस कैफियत में थी, चुपचाप तैयार होने चली गई। मगर इसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश करके आ गई, बस। वो हैरान हुआ। तो और क्या? कोई मेकअप वगैरह, कोई ज्वेलरी? नहीं, मेरा मूड नहीं। लेकिन रबी, वो इशारा करते करते रुका। ओके ठीक है, चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। मैं रोज सीढ़ी उतरकर नीचे जा चुका था, लेकिन रबी वहीं रुक गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो मेरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो ब्लैक कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पाजामा पहने, मैचिंग ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, वो गाड़ी में बैठते हुए कहने लगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा कहाँ मानकर कैसा फील करती हो। तो कैसा फील हुआ? सच पूछो तो कुछ भी नहीं कर रही इस वक्त, बल्कि बहुत दिन हो गए फील करना ही छोड़ दिया। ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया, जीभ पे हिंसी आ गई। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर मैं तैयार हो सकती हूँ, या बिना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। इसने बड़े आराम से महरोज की खुशी को मल्यामेट कर दिया था। इसने स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो बाहर की तरफ देखने लगी। तकलीफ हुई सुनकर? हाँ हुई है, और मुझे जो इतने अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी सारी रात जाग कर गुजारती हूँ और तुम सुकून से सोते हो। सोचती हूँ तुम्हें कब दर्द मिले, तुम भी जागो, तब तुम्हें एहसास हो इस बोझ का जो मैं अपने ज़मीर पर लिए फिर रही हूँ। रबी, तुमने ख्वामखा अपने एहसास पर ये तारी किया हुआ है ये, वरना जो हुआ किस्मत थी। कब तक रोक लगा कर रखोगी? एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो टिश्यू से पसीना पोंछते कहने लगी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता है? थोड़े फासले पर पेट्रोल पंप था। मैं रोज गाड़ी से उतरकर पंप की तरफ गया और मिनरल वाटर ले आया। रबी, इसने गाल थपथपाया। ये लो पानी। इसने बोतल दी। वो फटाफट पानी पी गई। आर यू ऑल राइट? इट्स ऑल राइट। क्या हुआ था? बस यूं ही दिल घबरा गया था गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं हम डॉक्टर के पास चले जाएं? नहीं, अब ठीक हूँ। खाने के लिए कुछ लोगी? नहीं, अलबत्ता जा रहे हैं। इनके लिए कुछ ले लो। महरोज चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कहाँ जा रहे? दिन में निशा और नायमा की कॉल आई थी। ओह, तो तुम्हें पता था? इसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की इसे पल पल पागल कर रही थी। बस एक तुम्हारे नहीं पता था, बाकी तो सब पता है, इसने कहा और आंखें मोड़ ली। माजी, घर में सबके मिली जुली आवाज़ आई। बारात आई, बारात आ गई। लड़कियां फूलों की प्लेट लिए गेट पर गई। इनमें रबी भी शामिल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए महरोज ने पहला कदम अंदर रखा तो फूल निछावर करने में पहल भी इसने की। वो दम बखुद रह गए। इसके कदम जम गए। ये लड़की, आखिर माजरा क्या है? फातिमा, इसने ज़रे लब कहा। रबी, रबी। यस मॉम। तुम्हारी तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकी ने बताया। वो प्लेट एक लड़की को थमाकर चली गई और महरोज की समातों पर बम छोड़े इसे छोड़ गई। पूरी रात खुश ख्वाहिशों और मानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और। इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ये कैसे हो सकता है? दिल में तस्वीर सजाए सुबह का बेचैनी से इंतज़ार किया था इसने। फिर अब वो फैसले दे नहीं, इस फैसले से नहीं हट सकता था। अपनी भाभी देखी तूने? इसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन? हिसान हैरान हो। वो ब्लैक शरारे में। इसने रबी को देखते हुए कहा। मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है। बस यही है अब। वो मुस्कुराया और हसान उलझा। मॉम, इसने पास खड़ी आरफा बेगम को बोला। जी बेटा। वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फूफो की बेटी है।
रबी अहमद लाहौर से आई है, इसने तारुफ करवाया। आप बैठे मेरे पास। इसने आरफी बेगम को पास बिठाकर इत्मीनान से कहा। समातों पर बम फोड़ा और वो हिल कर रह गई। माशाल्लाह, आज तो चांद ज़मीन पर उतर आया है, रबी ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा। दूल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है। पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफ कर रही थी। फातिमा फातिमा गज़ब हो गया, वो दूल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया बेगम ने बम फोड़ा। क्या? रबी ने कहा। हाँ, वो कहता है फातिमा से शादी नहीं करूँगा, वो रबी से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? रबी चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दूल्हा को मारने के दर पे है। रुकैया के हवास उड़े हुए थे। रबी तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रहे हो तो हम इसे ज़रूर सजा देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, लियाज साहब ने गुस्से से कहा। रबी की हवाइयाँ उड़ गई। हाँ, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकित खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, इन्होंने अपनी बहन से कहा। जी बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से बाहर भागी, मगर रबी दरवाजे पर खड़ी थी। इन्होंने इसका हाथ पकड़ा। रबी, चलो मेरे साथ। मॉम। सकीना इसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर आओ लड़की, इलियास साहब ने कहा। जी। वो लड़कती जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़की को कहा है कि तुम फातिमा हो? जी, कहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। तुमने इसके साथ बातें की? इन्होंने गुस्से से पूछा। जी, की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना था कि इलियास साहब का भारी हाथ इसके गाल पर पड़ा। बेशरम, ये शरारत थी तुम्हारी नज़र में? वो धाड़ी। मामू जान, इसमें मेरी कोई बदनीयती नहीं थी, मैंने बस एक शरारत की थी, ये सब महज एक मजाक था बस। इसने सफाई दी। ये मजाक था या किसी नामहरम से बातें करना, खुद को इसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए? मुझसे गलती हो गई मामू जान, मुझे माफ़ कर दे। इसने मिन्नत की। माफ़ी कैसी? तुम्हारी सज़ा यही कि तुम्हारे निकाह पढ़ाकर तुम्हें यहाँ से दफ़ा कर दे। इन्होंने फैसला सुनाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके हवास उड़ गए। अहमद मुर्तज़ा मौलवी को बुलाना है या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फैसले पर? इन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, महरोज फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी बैठी है, वो मर जाएगी। इसने अहमद की तरफ जाते हुए कहा। वो मेरी बेटी है साबिर और शाकिर, और तो मैं खुद भी नहीं चाहूँगा इस लड़के का निकाह मेरी बेटी से हो। इलियास साहब ने हकारत से कहा। नहीं मॉम, कुछ तो बोलिए। पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसने माँ बाप से इल्तिजाएं की, मगर किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों तो शर्म से ज़मीन में गिरने को थे। इन्होंने इलियास साहब के फैसले पर कोई भी एतराज़ नहीं किया था। रबी रोती रही, धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने इसकी नहीं सुनी और महरोज बख्त के साथ इसका निकाह करवा दिया और थोड़ी देर में इसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया। रबी की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। इसके दिल और ज़मीर पर बोझ बड़े बोझ तले दबा था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त इन्होंने इसके सर पर हाथ नहीं रखा। इसे रोती बिलखती को भेज दिया। इसे सज़ा देकर भेज दिया गया था। अपने से दूरी की सज़ा, कतई ताल्लुक़ करने की सज़ा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही, मगर किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। भाभी। निशा लपक कर इसकी तरफ गई और लपट गई। रोज़ ख्वाब में देखती कि महरोज़ भाई आपको लेकर हमारे घर आए और रोज़ टूट जाता। निशा ने खुश होकर बताया। निशा अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप शुरू हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? नाइमा ने कहा। ठीक हूँ, आप सुनाएं? रबी ने कहा। निज़त बेगम महरोज़ की चच्ची ने रबी को माथे पर प्यार किया, गले लगाया। चचा ने सर पर हाथ फेरा। भाभी, आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल परी लगती हैं। निशा ने रबी का हाथ चूमा और रबी कितने अरसे बाद खिलखिलाकर हंस दी। महरोज़ के साथ सबने चौंक कर रबी को देखा। देख रहे हो अपनी बहन का कमाल? इसाम चचा ने कहा। जी देख रहा हूँ, और अपनी बहन को इनाम देने को दिल कर रहा है। निशा, महरोज़ ने जेब से वॉलेट निकाला। जी भाई, वो दूर से बोली। ये लो तुम्हारे इनाम। इसने हज़ार हज़ार के नोट इसकी तरफ बढ़ाए। किस चीज़ का? सारी बात नहीं पूछते, बस रख लो। मैं समझ गई क्यों मिला है मुझे इनाम। महरोज़ इसकी बात पर जोर से हंसा। आपकी हंसी पर मिला है इनाम। आप थोड़ा और हंस ले, मेरा कारोबार चल जाएगा। निशा ने कान में कहा और रबी की नज़र इसके हाथ पर गई। अगर मैं कहूँ ये पैसे वापस कराओ, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगी तो? रवि ने कहा। ना बाबा ना, मैं लौटा नहीं जो फिर जाऊँ। बड़ी तोता चशम हो यार। तोता चशम नहीं हूँ, वफादार हूँ, मेरे भाई ने दिए हैं मुझे, कब बनकर रहना चाहिए। रवि इसकी बात पर हंसती। थोड़ी ही देर में मूड ठीक हो गया था। इन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। भाई, आप सब ड्राइंग रूम में बैठे, मैं और भाभी आप मेरे साथ बर्तन समेटने में मदद करवाएं। निशा ने लापरवाही से कहा। निशा, निसत ने कहा। इट्स ओके मम्मा, भाभी हमारे घर का ही हिस्सा है। रबी ने इसके हाथ से बर्तन समेटे और किचन में रखे। भाभी, आप चाय
का पानी चढ़ाए तब तक मैं ये बर्तन धो दूँ। इसने एक और काम सौंपा। रबी ने ना सिर्फ पानी चढ़ाया बल्कि चाय भी बना दी थी। चाय तैयार है, रबी ने कहा। मैं भी तैयार हूँ। निशा ने चाय कप में डाली। आप ये ले जाए, मैं अभी आती हूँ, निशा ने कहा। इसने ड्राइंग रूम में जाकर सबको चाय दी और महरोज़ खुश खाने को था कि ये वही रबी है। चाय महरोज़ की तरफ ट्रे थी। बैठ जाओ तो बेटा तुम, निज़त ने कहा। हाजरीन, चाय कैसी है, निशा ने पूछा। तारीफ सुनना चाहती हूँ, महरोज़ ने छेड़ा। मैं क्यों सुनूं, सुनने वो जिसने बनाई है। इसने रबी को की तरफ इशारा किया। क्या वाकई? और क्या मैं खुद को क्रेडिट दे रही हूँ उनको? और क्या मैं खुद क्रेडिट दे रही हूँ इनको? तो फिर ऐसा करो, अगर चाय बची थोड़ी तो वो भी ले आओ मेरे लिए। इसकी बात पर सब हंस दिए। मेरा तो दिल चाह रहा है कि निशा को साथ ले जाऊँ, कम से कम मेरी बीवी को खुश तो रहेगी। क्या आप तमाशा करने वाली बंदरिया आपने मुझे तमाशा करने वाली बंदरिया समझा है? निशा ने एकदम कहा और सब हंस दे। चले, रबी ने कहा। हाँ, महरोज़ ने कहा। वॉल क्लॉक देखा। कहाँ जा रहे हो, असाम ने पूछा। घर, महरोज़ ने कहा। टाइम देख रहे हो, रात यहीं रुकोगे, सुबह नाश्ता करके चले जाना। लेकिन चचा, बस कुछ नहीं सुन रहा मैं। कल कल जाओगे, बस कमरा सेट करवा दिए, जाओ आराम कर लो। निशा, जाओ, भाभी को छोड़ाओ, थक गए होंगे। वो महरोज़ को रूम में छोड़ आई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में आई। महरोज़ सो चुका था। वो भी लेट गई। थोड़ी देर ही में आँख लग गई। फिर सुबह आँख खोली। इसने आँख खोली तो वो महरोज़ के सीने से लगी हुई थी। इसे एकदम करंट लगा। वो झटके से इसके सार से निकली। क्या हुआ, सुबह सुबह करंट क्यों मार रही हो? महरोज़ कहने के बल उठा। बिना शर्ट के इसके मसल्स नुमायाँ हो रहे थे। किसी बॉडी बिल्डर की तरह रबी उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। रात तुमने इतनी देर लगा दी आने में, मैं तो सो ही गया। महरोज़ भी इसके औकत में आकर इसके बालों में चेहरा छुपाने लगा। मुझे पता होता तो तुम हमेशा के लिए सोना चाहते हो, कब की आ जाती। क्यों अपने होने वाले बच्चे को यतीम कर रही? महरोज़ ने प्यार से कहा। बच्चा? वो हैरान हुई। तुम क्या समझती हो, तुम मुझसे ये बात छुपा लोगी? वो इसके गाल पर अपने गाल मस करते हुए कहने लगा। मैं, अगर ऐसी कोई बात नहीं। महरोज़ ने इसे अपनी तरफ घुमाकर इसका रुख किया। इसका चेहरा थाम लिया। अब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि ऐसी कोई बात नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रबी साकित खड़ी रही। वो पलट गया। वो शख्स वो बात जान गया था जो वो अपने आप से भी छुपाए फिर रही थी। इसे कई बार अपनी तबीयत पर शक हुआ, मगर इसने टाल दिया। वो शक पर यकीन की मोहर नहीं लगाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके वो लोग वापसी के लिए निकल गए। इसे अपनी माँ शिद्दत से याद आ रही थी। इसके खामोश आंसू बह रहे थे। इसने घर पहुंचकर गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोला। इसे हाथ पकड़कर उतरने में मदद की, मगर वो इसका हाथ आगे किए बढ़ गई। इसका रुख बेडरूम की तरफ था। अस्सलाम वालेकुम, इसने आरफा बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। रवि को क्या हुआ? शायद तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? तबीयत को परेशानी की बात नहीं, खुशी की बात है। रियली? सच कह रहे हो? आरफा चहक गई। आप इसे डॉक्टर के पास ले जाए, कंफर्म करवा लें। रवि उदास क्यों है? शायद घर वालों को मिस कर रही है इस मौके पर। तो कोशिश करो ना कि इसकी अम्मी अब्बा मान जाए। कुछ करता हूँ, करना ही होगा। हाँ, कोशिश करो, मान जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ जा रही है? इसने आरफा को जाते हुए देखा। तुम्हारे डेट को खुशखबरी देने में। रोज़ मुस्कुराए। अपनी मॉम को मना कर दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। रवि ने कहा। मुझे तुम्हारे नहीं, अपने बच्चे की फ़िक्र है। मुझे ज़रूरत भी नहीं तुम्हारी फ़िक्र की, तो मुझे अपने बच्चे की तो कर दे दो। बड़ी तकलीफ़ हो रही है अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए भी हो रही है। उफ़, क्या हाल बना लिया है। तुम्हारा हाल भी अपने जैसा कर दूंगी। वो नफरत से बोली। वो तो तुम कर रही हो, दिन भी बर्बाद और रातें भी। यूँ लगता है शादी को 30 साल हो गए हो। मर्द होकर भी खुद को संभाल रखा, कभी बहका नहीं। सोचा मशरक़ी बीवी से अरसा अरमान पूरे करूँगा, और मशरक़ी बीवी हाथ तक नहीं लगाने देती। यार, जो रिश्ता वो तो तुम कर रही हो, दिन भी बर्बाद और रातें भी। यूँ लगता है शादी को 30 साल हो गए। मर्द होकर भी खुद को संभाल रखा है, कभी बहका नहीं। सोचा मशरक़ी बीवी से सब अरमान पूरे करूँगा, और मशरक़ी बीवी हाथ तक नहीं लगाने देती। यहाँ जो रिश्ता मुझ पर हलाल है उसे तो हराम मत करो। क्या चाहते हो? वो सब जो एक शोहर चाहते हैं। हर शोहर ज़बरदस्ती का नहीं होता। हर बीवी तुम्हारी तरह ज़िद्दी और गुस्सैली भी नहीं होती। शोहर के बड़े बड़े ऐब ढांप लेती है। तुमने ढांपा था मेरा ऐब? माफ़ तो कर सकती हो ना? मुझे किसी ने माफ़ किया? इस दिन तुम मुझे माफ़ कर देते, अब फिर तुम कौन हो माफ़ी मांगने वाले? इसकी आवाज़ भर आई। मतलब तुम माफ़ नहीं करोगी? नहीं, इसने लब भींच लिए। महरोज़, रबी तैयार है? आरफा ने कहा। नहीं, आप डॉक्टर को फ़ोन करके मना कर दें। महरोज़ ने दो टोक कहा। ब्रीफकेस उठाए बाहर आया। कहाँ जा रहे हो? लाहौर। वापसी कब तक होगी? शायद कल। वो जवाब देता बाहर निकलने लगा। लेकिन बेटा, वो रबी, इसे इसके हाल पर छोड़ दें। वो माँ से कहता बाहर निकल के इसके जहन से रबी की बातें नहीं निकल रही थी। पूरी रात खाली बिस्तर पर इसे नींद नहीं आ रही थी। इसका ध्यान महरोज़ की तरफ जा रहा था। क्या मुझे इसकी आदत हो गई? क्या वो नहीं है तो मैं बेचैन हूँ? वोट बेटी, क्या मैं फातिमा को भूल गई? सारी रात
जाग कर गुजरी। सुबह इसकी आँख खुली तो इसका सर गुनगुना रहा था। हेलो, मैं रोज़ बात कर रहा हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। रात कैसी गुजरी? मेरी याद आई? रात अच्छी गुजरी है, सुकून से। तुम्हारा तो ख्याल भी नहीं आया। तुम तो झूठ भी सच की तरह बोलती हो, लेकिन अब मैं सच को सच और झूठ को झूठ ही मानूंगा। मैं आ जा रहा हूँ, मुझे भी नींद नहीं आई। इतना कहकर इसने फ़ोन रख दिया। मैं रोज़ वक्त मैं तुम्हें दिल से याद तो कर सकती हूँ, मगर माफ़ नहीं कर सकती। इसने खुद कलामी की और गहरी सांस लेकर रह गई। आज तुम्हारे चेकअप के आपकी डेट है। वो दराज से फाइल निकालते हुए बोला। जानती हूँ। वो बालों में कंघी करते हुए कहने लगी। तो फिर चले, टाइम हो गया। इसके करीब आकर खड़ा हो गया। इसने उठकर अपनी गिर चादर फैला दी और मेहरोज के साथ निकल गई। मेहरोज ने सीढ़ी उतरने में मदद की। इसका हाथ पकड़कर वो इसे लेकर गाड़ी तक गया। रवि का जिस्म खासा सेहतमंद लगा था। 2 माह रह गए थे इसकी डिलीवरी को। इसकी हर बात का ध्यान रखता, चलने फिरने खाने पीने से इसका ख्याल रखता। हर महीने चेकअप भी रेगुलर करवा रहा था, दवाई भी टाइम पर देता। इसने रवि का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। महरोज महरोज वो बहुत देर से दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इसकी चीख निकल रही थी। इसने महरोज को पुकार ही लिया। रवि वो हड़बड़ाकर उठा और हाथ बढ़ाकर लैंप चलाया। मुझे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। रवि का चेहरा पसीने से तर था। तुम हिम्मत से काम लो, मैं मोम को बुलाता हूँ। वो बाहर निकला। आरफा बेगम से नींद से उठकर भाग आई थी। महरोज ने इसे गाड़ी में बिठाया। रात के 3 बजे अच्छी खासी अफरा तफरी हो गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद जब इसकी बेटी की खुशखबरी मिली तो वो सारी अफरा तफरी भूल गया। इसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। इसने बच्चे को गोद में थमा दिया। सॉरी, आपकी बीवी की हालत खासी ख़राब है। डिलीवरी के वक्त इनका बीपी लो हो गया था। इनका जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया था। महरोज की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उठो, हौसले से काम लो। नमाज के बाद दुआ करना। चलो मस्जिद में भी मैं भी बाहर जा रहा हूँ, फिरोज़ ने कहा। फिरोज़ ने बच्ची के कान में अजान दी और मस्जिद चला गया। महरोज भी नमाज़ पढ़ने चला गया, मगर नमाज़ पढ़कर वापस भी आ गए थे, मगर रवि को होश नहीं आया। सुबह हो चुकी थी। आरफा ने गाँव फ़ोन करके बता दिया था, लेकिन एक रवि की फैमिली थी जिन्होंने फ़ोन सुनना गवारा नहीं किया। तुम पहले भी 2 बार आ चुके और हमारा जवाब इनकार में था, और आज भी है, अहमद मुर्तज़ा ने सख्त लहजे में कहा। जब पहले आया था तो हालात ये नहीं थे। मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हूँ। इसे माफ़ कर दे, बस एक बार कर दे। वो आज 3 दिन से अस्पताल में है, मौत और ज़िंदगी से लड़ रही है, बल्कि ये कह लें कि लड़ ही नहीं पा रही, वो हार रही है, ज़िंदगी से मुंह मोड़ रही है। महरोज की आंखों में आंसू थे। ज़िंदगी में पहली बार वो यूँ रोया था। इसका सबर जवाब दे गया था। इस मकाम पर आकर वो हार गया था। पहली बार अहमद इसे देख ठिठके थे। वो सकीना बेगम तड़पी थी। क्या हुआ है इसे? इसकी ममता की तड़प छुपी ना रही। पछतावा है इसे अपनी बेटी तक की खबर नहीं, इसे महरोज बख्त का ख्याल नहीं, इसे फातिमा का ख्याल है। काश मैं इस दिन से फातिमा के बात करने के लिए फ़ोन ही ना करता। मेरी जिद ने ये नौबत लाई। अपने साथ सबका सुकून बर्बाद कर दी और 2 घर तबाह कर दिए। मैं इससे भी ज़्यादा कसूरवार हूँ। आप मुझे सज़ा दे दें, इसे माफ़ कर दें। महरोज हाथ छोड़कर खड़ा था। सकीना बेगम शोहर समेत इसे देखते रही। कौन से अस्पताल में है वो? इसकी तकलीफ का सुनकर पिघल गए थे। अहमद ने गाड़ी निकाली। वो पहले भी रवि को बताए बगैर से माफ़ी मांगने आया था। इन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया था। इसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 6 दिन बाद वो होश में आई और इसकी नज़र सबसे पहले महरोज पर पड़ी। उजाड़ वीरान चेहरा, काफ़ी थका थका लग ही नहीं रहा था। वो महरोज है, हर दम एक्टिव, साफ सुथरा रहने वाला। वो इसकी नज़र खुद पर महसूस करता आगे से हट गया और फिर इसकी नज़र सकीना और अहमद मुर्तज़ा पर पड़ी। मान, वो ज़ेर लब बोली जैसे ख्वाब हो। मेरी जान, मेरी बच्ची कैसी हो? वो लपक कर पास आई। मॉम, इसने इन्हें छुआ। हाँ मेरी जान, मैं ही हूँ तुम्हारी मॉम। इन्होंने इसकी पेशानी पर बुरसा दिया। डैड, इसने अहमद की तरफ देखा। आप मुझसे मिलने आए हैं? इसकी आवाज़ भर आई। हम पिछले 3 दिन से तुम्हारे पास से, बस तुम ही आंखें बंद किए पड़ी थी। और वो, इसने बेसाख्ता पूरे कमरे में देखा। इसे महरोज कहीं नहीं दिखा। कौन वो? अपनी बेटी की बात कर रही हूँ। बेटी? पहुँचोगी? जाइए अहमद बच्ची को अंदर लाई। इसने तो देखा ही नहीं। मुबारक हो भाभी। तभी निशा बच्ची को अंदर ले आई। निशा, रवि से देख खुश हुई। जी मैं निशा, आपकी साहबजादी ने थका कर रख दिया। इसने बच्ची को रवि के पास लेटा दिया। सब कमरे में आ गए थे। अरे महरोज कहाँ है? भाभी का सदका देने और शुक्राने के नवाफिल पढ़ने गए हैं, निशा ने जवाब दिया। और फिर सभी हंसी मजाक करने लगे। दूसरे दिन इसे डिस्चार्ज कर दिया गया और रवि घर आ गई थी। भाई, बच्ची का नाम क्या रखना है? निशा ने कहा। क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? समझ तो किसी को भी नहीं आ रहा क्या रखे। इसने रवि की तरफ इशारा किया। अब संजीदगी से बताओ, क्या नाम रखना है बच्ची का? फिरोज बख्त ने कहा। वानिया कैसे रहेगा? महरोज ने कहा। इसके मायने क्या है? इसके मायने अल्लाह की तरफ से तोहफा।
वानिया महरोज बख्त हूँ। अच्छा नाम है, रख लो, आरफी ने कहा। रबी चुपचाप खाना खाती रही। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद बच्ची को लेकर बेडरूम में आ गई। तुम्हें बच्ची का नाम पसंद नहीं आया शायद, महरोज ने बच्ची से खेलते हुए पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? तुम कोई नाम बताओ ना। वान्या महरोज बख्त, रबी ने कहा और महरोज मुस्कुरा दी। एक बात पूछूं, तुम्हें बात करने के लिए इजाज़त कब से लेने पड़ी? जब से तुमने अनजान बनना शुरू किया। मुझे किसी ने बताया था कि अगर किसी की तवज्जो हासिल करनी हो तो इससे अनजान बन जाओ। अगर अफसोस, मुझे अब समझ आई ये बात जब मैं अपनी सारी मोहब्बत के ख़जाने लुटा चुका। खैर, हर्बत तो अभी भी ज़ाया नहीं गया, इसने शरारत से कहा। तुम मुझसे नाराज़ थे? रवि ने पूछा। नहीं, तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे थे? पशेमान था। जब तुम्हारे मॉम डैड के साथ खुश देखा तो मुझे गलती का एहसास हुआ। क्यों मैं रिश्तों की में दरार का सबब बन गया। ये सब किस्मत में लिखा था। तुम मान चुकी हो इस चीज़ को? हाँ, लेकिन फातिमा नामी तीर मेरे दिल में अब भी चुभता है। ये किस्सा हमेशा रहेंगी। इधर आओ मेरे पास। महरोज ने इसे करीब आने का इशारा किया और वो जैसे ही करीब आई, महरोज ने इसे बाजुओं में घेर लिया। जिंदगी के किसी न किसी मकाम पर यह तीर भी निकल जाएगा। बस दुआ किया करो कि ये वक्त बहुत सही तब्दीलियाँ लाता है। अब तुम खुद को ही देख लो। पहले करीब आता था तो तुम दूर भागती थी, और दूर बैठा था तो खुद ही करीब आ गए। महरोज पट्टी से उतर गया था। क्या कहा? वो चीखी। यही कि मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रहा हूँ, वो तुम मेरी तवज्जो अपनी तरफ से करवा रही हो। महरोज ने इसे देखते हुए कहा। तुमने खुद मुझे करीब बुलाया था। मुझे कब पता था तुम आ ही जाओगी, इसने हंसी दबाते हुए कहा। महरोज बख्त, इसने महरोज के बाल दबोचे। तब भी वानिया रोने लगी और महरोज का रोमांटिक मूड हुरन हो गया। रवि, जल्दी आओ, महरोज का फ़ोन है। सकीना बेगम ने आवाज़ दी। आ रही हूँ। वो लाउंज में आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी लाडली ने मेरा सर तोड़ा है, नीचे फेंक दिया। कोई बात नहीं, नया ले लेंगे जो तुम्हें पसंद हो। एनीवे, ये बताओ घर कब आ रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं। यार, घर बहुत खाली हो गया। मॉम डैड भी तुम दोनों को मिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी मॉम डैड फिर मिस करने लगते हैं। रवि अपने माँ बाप के लिए उदास हुई। तभी तो कहता हूँ, नए मेहमान की तैयारी करो। फिर एक अंकल आंटी के पास रहेगा, एक मॉम डैड के पास। अच्छा, फिर तुम कहोगे कि एक और मेहमान की तैयारी करो जो हमारे पास भी रहे। बहुत तेज हो तो तभी तो तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बन गया, और अब मैं बनती हूँ बेवकूफ़ तुम्हारी चकनी चकनी बातों में आकर। इसकी बात पर वो हंस पड़ी। फिर घर कब आ रही हो? पापा आए तो कहती हूँ सीट रिजर्व करवा दे, इसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जहाज़ की परवास करने में बहुत टाइम था। अभी वो वानिया को गोद में लिए बैग एक साथ रखे बैठ गई। मम्मा, वो बेबी, वानिया ने इशारा किया। हाँ, छोटा सा भाई है। इसने थोड़े फासले पर खड़े बच्चे को देखा। वो बच्चा भी वानिया को देख रहा था, शायद खेलना चाहता था। बिलाखिर वानिया ने इस बच्चे का हाथ पकड़ा और इसको खींच लिया। ओह, आई एम सॉरी, ये बस खेलने की जिद कर रही है। रवि ने गाँव में बैठी इसे कहा। माजरत की, इसकी माँ से माजरत की। इट्स ओके, लेकिन कभी कभी खेल में ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। रवि को हैरत हुई। इस आवाज़ ने रवि की समातों पर बम फोड़ा। फातिमा, इसने बेयकीनी से कहा। फातिमा, ये तुम ही हो ना? कोई शक है? फातिमा, तुम कहाँ थी? रवि का लहजा भरा था। पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, मगर खुद मवानी जान ने बताया तुम्हारी शादी हो गई। तुम कहाँ हो, कैसी हो? कुछ नहीं बताया। जैसे मॉम डैड ने मुझसे मिलना शुरू किया, मामू ने इनसे वास्ते ख़त्म कर दिए। मेरी शादी अब्बा ने मेरी अपनी मर्ज़ी से कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ अपने शोहर और बेटे के साथ। पुरानी कोई बात याद नहीं रही। शादीशुदा ज़िंदगी में वक्त नहीं मिलता सोचने का। फातिमा जानती थी रवि शर्मिंदा है। मिलता है वक्त जब जब लेटती हूँ, सोने के नींद नहीं आती। आएगी कैसे? सब याद आ जाता है। हम हमने कभी किसी के साथ जो भी बुरा किया हो। रवि, भूल जाओ पुरानी बातें। मैं भी भूल गई। मैं इस बात को छोड़ दूंगी तुम मुझे माफ़ कर दो। इसने बहते आंसुओं के साथ हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें माफ़ किया सच्चे दिल से। अब्बा बेशक तुमसे नाराज़ रहे, मगर मैंने माफ़ कर दिया। हाँ, शुरू में दुख था, लेकिन जब से शादी हुई मैं समझ गई है कि यही किस्मत है। वो तो मेरी किस्मत थी ही नहीं, मेरी किस्मत तो ये है, वो तो तुम्हारी थी। रवि के बलक बलक कर रोने पर वो सब इसे घूर रहे थे। रवि, संभालो खुद को। फातिमा ने इसे गले से लगाया।
थैंक यू फातिमा। इसने फातिमा का हाथ चूमा। आज इसने खुलकर सांस ली। ज़मीर का बोझ उतर चुका था। फातिमा बहुत खुश थी अपने शोहर के साथ। वो कराची में होता था, अच्छी फैमिली थी। आज वहाँ अपने माँ बाप से मिलने जा रही थी। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इनकी मुलाकात हुई, वो बाहर आई तो महरोज खड़ा था। इसने पलट कर फातिमा को देखा, फिर आगे बढ़ गई। किसे देख रही हो? फातिमा को। फातिमा? हाँ, आज इसने मुझे ज़िंदगी बख्श दी। महरोज, मुझे माफ़ कर दिया। महरोज ने खुदा का शुक्र अदा किया। इस बार लाहौर जाकर तुम्हें बहुत मिस किया। रवि ने इसके कंधे पर सर रखते हुए कहा। क्यों? बस प्यार आ रहा था तुम पर। तो अब कर लो। नहीं, अब घर जाकर। तो जल्दी चलो। महरोज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रवि खिलखिलाकर हंस और इन दोनों को हंसता देख वादियाँ ताली बजाने लगी। खत्म शो। ये था हमारा शॉर्ट नॉवेल, जो कि आज ख़त्म हो गया। मिलते हैं नए नॉवल के साथ। तब तक का अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।